इंसान कुल जमा अपनी याददाश्त के सहारे चलता है और याद में वही चीज़ें दर्ज होती हैं जो दिलचस्प ढंग से कही जाएं। इसीलिए हमारे पुरखे हजारों बरस से किस्सों की महिमा गा रहे हैं। मैं ज़िला बागपत में हूँ, उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली है। उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ किस्सों की तलाश में भटकते भटकते हम बावली गांव पहुंच गए हैं। विधानसभा बड़ौत लगती है। बड़ौत आज़ादी के वक्त विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन वो 67-68 का परसीमन हुआ तो ये फिर ख़त्म हो गई थी विधानसभा। लेकिन 2008 के परसीमन के बाद से फिर शुरू हो गई, तो 2 दफ़ा यहाँ नए सिरे से चुनाव हो गए हैं। उसके पहले ये जो गांव था, बड़ा गांव है और इतने सारे बुज़ुर्ग और नौजवान मेहमान यहाँ पर जुटे हैं। और मुझे नहीं पता कि मेरा ये अत्याधुनिक माइक हुक्के की गुड़गुड़ाहट को कितना कैप्चर कर पा रहा है। तो इस मंजर के बीच में पहले तो मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ चौधरी चरण सिंह साहब का, जो कि जाहिर सी बात है कि मैंने किताबों में पढ़ा, क्योंकि चौधरी साहब की डेथ के वक्त, मृत्यु के वक्त, देहांत के वक्त तो मेरी उम्र ऐसे ही घुटनों चलने की थी। तो ये किस्सा मशहूर पत्रकार मार्क टली ने, जो बीबीसी रेडियो में आते थे, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि साहब, आदमी की जब तरक्की होती है राजनीतिक रूप से तो वो बड़ा खुश होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसके पहले और भी कुछ पद आते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर बन के खुश नहीं थे। तो टली साहब ने उनसे पूछा कि भाई चौधरी साहब क्या दिक्कत है? तो बोले भाई होम मिनिस्ट्री में मज़ा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं आ रहा है? बोले यहाँ पे अगर मैं दिल्ली के किसी दरोगा से नाराज़ होऊंगा तो मैं उसको रोहिणी से या शाहदरा से कितनी दूर भेजूंगा? 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर भेज दूंगा, मयूर विहार भेज दूंगा, या जो दूसरे इलाके हैं। बोले मज़ा तो यूपी की मुख्यमंत्री वाली चीज़ें करने में आता था कि देहरादून के दरोगा से नाराज़ हुआ तो उसको उठा के ले जाके देवरिया पटक देता था। तो खरी बात करने वाले थे चौधरी साहब, और कर्मस्थली चूंकि उनकी रही है तो उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव भी यहाँ के लोगों के मन में रहता है। और किसान आंदोलन के आलोक में नए सिरे से जब उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो अब अड़ी का आंदोलन हो गया है, अड़ने का। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब जायज़ मांगे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला 50-50 है। तो मुझे लगा कि जो लोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, उनकी जो ज़मीन है, जो बेस है, वहाँ पर जाकर देखा जाए। और उसी क्रम में हम लोग गाज़ियाबाद और मेरठ के बाद अब बागपत पहुँचे हैं। आगे शामली, सहारनपुर और दूसरे ज़िलों में जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरे 75 ज़िलों का अपना दौरा है। तो ये जो बावली गांव है, यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने चौधरी साहब को न सिर्फ देखा है बल्कि उनसे बातचीत की है, उनकी संगत में रहे हैं। बल्कि कैमरा रोल होने के पहले जब मैंने कुछ ताऊ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा अरे जी आप कैसी बात कर रहे हो, तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ जैसे पूछ ली हो, है ना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अयोध्या जी में किसी से पूछ लिया जाए कि जी रामलला के गुण गाए हैं, वैसा वाला मामला है। तो यहाँ पे बहुत सारे ताऊ लोग हैं और एक ताऊ ने तो कह दिया कि 1 घंटा वही किस्सा सुनाएंगे। तो आज हम लोग जरा चौधरी चरण सिंह और उनकी पॉलिटिकल विरासत क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे इस बावली गांव में। हाँ जी ताऊ, राम राम। राम राम जी। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? बैठिए सर, बैठ क्यों नहीं। क्या नाम है ताऊ आपका? ओम प्रकाश तोमर। ओम प्रकाश तोमर। बताइए चौधरी चरण सिंह के बारे में। चरण सिंह चौधरी साहब जब बावली में आए, हमारे बड़े भाई थे असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, वे जवान थे, वे जिला मजिस्ट्रेट बने। और मैं तो 4-5 साल का था जब ज्ञान नहीं था मुझे तो, और वे हमारे चुबारे में रुके। अच्छा। रात को ठहरे हुए, और वो किसान से सच्चे रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें पता था किसान की तकलीफें क्या होती है। वे कई बार सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। उनका कहना यह था कि मिनिस्टर कोठी में सो रहा और उसकी तनख्वाह ज्यादा है, और जो 4 सिपाही बाहर खड़े हैं उसकी ड्यूटी कर रहे, जिडाए मर रहे, ठंड में कांप रहे, उनकी ज्यादा होनी चाहिए। उनके ऐसे विचार थे। अच्छा। मिनिस्टर तो लौट रहा। एक कृषि मंत्री से पूछा, नरेंद्र तोमर से, आप तो कृषि से जुड़े हुए हैं जो फिलहाल हैं केंद्र में। अगर हाँ तो वो किसान में, लेकिन बाहर तो आप तक गया नहीं, क्या किसान है वो, जब उसे पता ही नहीं
भाई मापो के पाड़े में जनवरी में दिसंबर में ठंड पड़ रही बेतुकी, और किसान अपने गेहूं में पानी लगा रहा, मिल में गन्ना तोलने जा रहा, डिडाया मर रहा, वहां लकड़ी की व्यवस्था नहीं, फिर किसानगिरी क्या रहेगी नरेंद्र तोमर को क्या पता क्या है किसानगिरी। चौधरी साहब तो किसान से जुड़े थे, उन्होंने किसान की पीड़ा को समझा। जितनी बार बढ़ोतरी आए हुए बड़े जल से 2-2, 3-3 लाख 5-5 आदमी इकट्ठा हो गया। भारतीय जनता पार्टी बड़ी, एक से एक नेता आया, उनका कहना है था पुलिस वालों को ये कह दिया अगर तक आप खड़े मत होइए, ये खुद व्यवस्था कर लेंगे, आप चिंता ना कर, हाँ अपने खुद व्यवस्था कर लेंगे। और धमका भी दिया करते थे किसान को। अच्छा, हाँ जी बैठे, ये नहीं था जैसे आजकल लोलो चप्पो कर रहे मिनिस्टर लोग, ऐसा नहीं था उनका स्वभाव। उनका तो स्वभाव ही अलग था, कड़क स्वभाव था उनका। अच्छा, मैं उन हाँ जी डांट भी देते थे वे, लेकिन वे इज्जत भी इतनी करते थे उनकी। जैसे उन्हें धमका दिया, जैसे कोई यहाँ से गया अगली में तो चौधरी साहब काम आया, क्यों आए भाई, आपके घर काम नहीं, भाड़ा नहीं, भाड़ा कहाँ से दिया, आपके पास तो पैसा ही नहीं, एक लेटर लिख देते, उसी से ही काम हो जाता। ऐसे विचार थे। आजकल मिनिस्टर तक कोई मिलन ही नहीं देता आम आदमी को। क्या फायदा उस प्रतिनिधि का जिसको हमने वोट दी और उसका मिल भी नहीं पाते, फिर प्रतिनिधि क्या है और क्या वो करेगा हमारे लिए। मैं तो इतनी आजादी चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री से आम आदमी मजदूर किसान डायरेक्ट मिले और उस अपनी पीड़ा बतावे और उस पर अमल हो। ये है ही नहीं, नियम कुछ हिसाब ही नहीं रहा यार। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह है, ऐसे ही वे रहे टच में, जैन सिंह का उनसे भी अच्छा व्यवहार हो रहा। ऐसे ही वे आते थे बड़ोत बड़े बड़े, अजीत सिंह तो पता नहीं कितनी बार बावली गलियों में घूमे, हाथी में बैठा दिए, घोड़े में बैठा दिए, इतना सम्मान करे थे लोगों ने कहा। अच्छा, लेकिन इसी बागपत से फिर चौधरी अजीत सिंह जी 2014 में और उनके बेटे जयंत चौधरी 2019 में लोकसभा चुनाव किस वजह से हार गए? बदमाशी से, रोड़ी से जी, अवैधानिक तरीके से हरा दिए गए। अच्छा, हाँ, ये तो आजकल पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है इनकी। हमारे मुख्यमंत्री जी की, इनकी जो ये आपके प्रधानमंत्री जी ऑर्डर डाटा पाल लिया, और बस थेड़ी पिट्टे जिड़ेगी तरह भाई और बहनों, पता नहीं क्या हिसाब है जनता का, समझ ही नहीं पाते। यहाँ बागपत में आए हुए किसानों भाई और बहनों, इस हाथ गन्ना डालिए, इस हाथ पेमेंट ले लिया, आज तक पेमेंट का पूरे साल का पड़ा मतलब। तो ये आपने बढ़िया किया। सुरेश राणा है गन्ना मंत्री। हाँ जी, कल हमें उनका इंटरव्यू करना है, मेरे साथ ले चलिए आप। आपको साथ हाँ ले जी, चलना। मैं कहूँगा कहाँ के मंत्री आप ताऊ एक काम करो, 1 करोड़ रुपए खा गए जी। अरे सुनो सवाल, हर मील से। अरे सवाल तो सुन हाँ लो जी, ताऊ, गुस्सा नहीं हो जाते तो गुस्सा क्यों ना। अरे सवाल तो सुन लो। हाँ सर सुनाइए। गुस्सा मत हो, हम तो आपका सवाल सुनने आए ना। ठीक है सर, मैं थोड़ी हूँ गन्ना मंत्री। नहीं सुन, ठीक है सर, मेरा बस चले तो मैं तो cooled। हाँ कूल डाउन। मैं ये कह रहा हूँ ताऊ कि कल मुझे गन्ना मंत्री का इंटरव्यू करना है, ठीक है सर। तो आपका कोई सवाल हो तो मुझे बता दो, मैं मंत्री जी से पूछ लूंगा। मेरा सवाल ये है एक मास्टर ओम प्रकाश जी हुए बावली, मास्टर ओम प्रकाश जी। हाँ हाँ, और उनके ससुराल हाथी करोदा। हाँ जी। और उनके आप यहाँ 13वीं पे गए, उनके ससुर जी गुजर गए। अच्छा। उन्होंने मुझे 2 शब्द ये नहीं कहने दिए, अगर भाई ये भी हमारे जो ब्रदर इन लॉ थे, और 2 शब्द ये भी कहेंगे, क्योंकि मैं उनके लगते पहाड़ था। और वे न चाहते थे कि मंत्री जी को यहाँ कपड़े फाड़े निके। ये रोड़ा पड़ रहा जी, ये पता नहीं सच है झूठ है कि 1 करोड़ हर प्राइवेट मिल पर ले लिए, पेमेंट कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, आप गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। अजी मैं सुना है, मेरे आगे तो लिए नहीं, मैं यूँ कह दूँ मेरे आगे लिए, लेकिन ये इस तरह की चर्चा है कि 1 करोड़ ले लिए। नहीं मेरे आगे की ये नहीं, मैं ये कह दूँ सर, भाई बीच में नहीं बोलेगा कोई भी, मैं ये नहीं कहता जी मेरे सामने लिए, लेकिन ये इल्जाम लोगों का है, अगर उनने गन्ने मील पर पैसे खा लिए। ये इस मील की नीति यहाँ ये है, अगर हमारा ब्याज इस पे 5 करोड़ बैठ जाए, 10 करोड़, और ये 2 करोड़ देने में खुश है, और 3 से भी बच जाए, और यहाँ से पीछा छूट जा किसानों की, ये अपना रहा यहाँ। आप सहमत है इस बात तो देखेगा नहीं या कुछ हद तक ये बोलने नहीं हूँ, ये आज ने साफ से जगह मैं तो
हाँ नु कहो, मतलब कहने का ये है जी कि इसकी नीति ये है मिल की कि अगर किसानों का 5 करोड़ बैठता है, आप 2 करोड़ बैठ दे और 3 आपको फायदा, किसानों का पीछा छूट गया। ये कर्मचारी भी यहाँ जीएम वगैरह सीसीओ वगैरह बोला जी हम संभाल लेंगे, नहीं तो काम वालों को आप चिंता ना करो। एक चीज बताओ, हाँ सर, जब हम छोटे से थे, अब मेरा नाम सौरभ है, मैं बिल्कुल है आपके बच्चे की उम्र का हूँ, सर मत कहिए, है ना? नहीं जी, बहुत फर्ज बना हमारा। हाँ, शालीनता है तो कहना नहीं नहीं, आप नाम लो उसमें। ना जी, सौरभ कह देंगे, हाँ, सौरभ जी कह देंगे। बस बस। तो ताऊ जब मैं छोटा था, मतलब जब नारायण दत्त तिवारी की आखिरी बार सरकार बनी थी 88-89 में, है ना, वीर बहादुर के बाद। मैं सब देखे। अरे आपने तो सब देखी, मैं तो अपनी याददाश्त थोड़ी ठीक कर रहा हूँ, मैं तो छोटा था। हाँ जी, मैं तो 4-5 साल का था। तो तब मैं जब माया पत्रिका पढ़ता था और इंडिया टुडे, तो तब भी होता था कि जी गन्ना किसानों का भुगतान। हाँ जी। आज 32 साल हो गए ताऊ, हाँ जी। इतनी सरकारें आई गई, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, राम प्रकाश, राजनाथ, मायावती, अखिलेश, सब अभी भी वही खबर है। आज सुबह मैंने अखबार उठाया तो फिर वही चीज की जी गन्ना किसानों का भुगतान। ठीक है सर। तो ये सुलझ क्यों नहीं पाता मामला? ये सुलझ इसलिए ले रहा है, दलाल है हमारे यहाँ। अच्छा, बीच में खाने वाले दलाल। कौन है ये दलाल? बस नाम तो लेने में दिक्कत हो जाएगी जी, कोई गोली पोली मार देगा मेरे। अरे आप नहीं, अरे नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। अजी ये टूचे है, वे गोली नहीं मारे हैं। अच्छा, वे लड़ाई ढंग की लड़ेंगे, इसमें फर्क ये है। हाँ। आप ये देखो, एक कलेक्टर बनता है, आईएएस, हाँ, पीसीएस, हाँ, आईपीएस, हाँ, कैसा ज्ञान है उनका? आपसे सवाल करूं मैं। हाँ, वर्ल्ड लेवल का ज्ञान है। हाँ, अखिलेश जी मुख्यमंत्री है, हाँ, वे साइकिल से चल रहे, कलेक्टर पैदल भाग रहा। हाँ, ये कहाँ का नियम है? हाँ, एक इंटरफेल एमएलए, हाँ, वो तो मजे कर रहा है, उसके पास पुलिस है, फुलानी है, डिग्री है, हाँ, और उसके आगे कलेक्टर नाच रहा है। कहाँ का नियम है? हाँ, कितना ज्ञान है उसे? हाँ, यहाँ ये गड़बड़ आ रही। एक यहाँ गांव में पट को प्रधान चुन दे, हाँ, और पढ़े लिखे को गए क्या जाने। हाँ। ये राजनीति यहाँ की पेचीदा है, इंडिया की। कैसे सुधरेगी ताऊ? ये लठ मारे तो सुधरेगी जी। जैसे पिक्चरों में फैक्ट्री होल्डर को पिटते थे ना, कुछ पिक्चर डाकू पे बनी पहले, हाँ, कुछ फैक्ट्री होल्डरों पे लास्ट में बोनस नहीं दिया, तनख्वाह नहीं दे, लठ फैक्ट्री पर काबू। भाई एक बोलेंगे नहीं आपको ना ज्ञान मजा मजा रहा, आप तो अपना इतना खा ली और हमारा 1 का 100 का निकल गया। अब ये राजनीति पर आ गई, हाँ, ये भी कटेंगे, ये सही सुधार इनमें जब होगा ये कटेंगे। आप ये देखो, 2 लाख रुपए तनख्वाह, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, भत्ते, सरकारी कोठी, सरकारी गाड़ी, पानी का बिल नहीं, बिजली का बिल नहीं। यहाँ हमारा बिल ना दो, काटो तार 12 का, काटो कनेक्शन। हम लाइन में लग रही, या राशन की लाइन, या आधार कार्ड की लाइन, या मील की लाइन। कोई मंत्री का देखा आज तक मरता सरहद पर? किसी मंत्री का बता दो एक लड़का मरेंगे किसान के। लाल बहादुर जी पागल थे जिन्होंने कहा जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस बेवकूफ था, मुझे आप खून दो मैं आजादी दूंगा, करो या मरो, डू एंड डाई। वे थे नेता। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उनकी माँ झोपड़ियों में सड़ के मर गई। ये डाडे पहाड़ का अपने मजे कर रहे कोठों में। एक पाठ आदमी उन्होंने किसान नेता, बुराई नहीं, वो कटवाओ। समझ ही नहीं आ रही हमारी तो इनकी राजनीति क्या चाहती। एक बात समझ में नहीं आई, बाकी तो सब आपकी बात ठीक है। कुछ थोड़ी भाषा कर ली है नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उसका हमें खूब अभ्यास है। ठीक है अपने घर से ही। ठीक है सौरभ जी, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आएंगे ताऊ, सबके पास आएंगे, सुनने ही आए हैं। जैसे आपने एक तरफ तो कहा कि देखिए जो अनपढ़ हैं उनके पीछे पढ़े लिखे अधिकारी दौड़ रहे हैं, ना, तो उसको सुन के हमें लगा कि, और आपने कहा कि सब पढ़े लिखों का होना चाहिए, एकदम हमें लगा कि ताऊ का इस पे बड़ा जोर है कि ज्ञान की बात हो, एजुकेशन जरूरी है। लेकिन अगले ही सेंटेंस में ताऊ ने कह दिया कि लठ चलाओ। लठ ये कर रहे जी ऐसा काम। अच्छा किसान देखो, वो वहां पर एक सेकंड सर, एक सेकंड सौरभ जी, वहां कटीले तार लगा दिए, डाकू हैं वे, हैं तो इस देश के नागरिक, देश का पेट भर रहे, चरचर बाढ़ लगा दी। सरकार का ये कहना है कि जो क्या बोलते हैं 26 जनवरी के दिन जी, जो परेड के दौरान
तमाम लोग ट्रैक्टर लेके घुस गए थे जी, लाल जी, किले जी। तक, तो वैसा दोबारा ना हो इसलिए ये सब करते देखो ये ज्यादातर आदमी यहाँ लोकदल का ही है, अजीत सिंह से हैं। हाँ, संबंधित। लोक दल के लोग हैं। इसमें भी एक दो चोर होगा, हाँ, उस रैली में भी ऐसे ही चोर घुस गए, अच्छा। उन्होंने उपद्रव किया, हम्म, बदनाम किसान हुआ। हाँ, देखो मेरी महफिल में भी तो आ सके बदमाश, हाँ, माथे पे थोड़ा ही लिख रहा है आज के आगे ये बदमाशी करेगा। वहाँ कुछ इलीगल का तो गया, उन्होंने उपद्रव किया, किसानों का चिप गई वह बात, हाँ। ये होता है सर। खरी बात करते हैं ताऊ बहुत। अजी मिला खरी, दे हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश तोमर है जी। मुकेश तोमर जी, आप किसी मतलब लोक दल से तो जुड़े ही हैं, ये तो पता ही है यहाँ तो हमें। सब लोग दल ही हैं हम। यहाँ तो सब लोक दल वाले ही हैं। वैसे अच्छा ये बताइए, कोई दूसरे दल वाला भी आ जाए तो लट तो नहीं चलेगा जैसे सिसौली में चल गया? ना लट नहीं चलता। सिसौली में विधायक जी गए थे तो पत्थर चल गए थे। ऐसा था, उन्होंने हिकड़ी दिखाई, अच्छा। एक घोषणा करी थी योगी जी ने कि लखनऊ में नहीं घुसने देंगे। राकेश जी ने कहा कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे। तो संजीव बालियान ने, उन्होंने, उनका क्षेत्र है, क्योंकि उन्होंने अपना वो दिखा हम यहाँ के जाट लीडर हैं, उस शुरुआत उन्होंने वहीं से ही की, सिसोली से। सिसोली में जहाँ बैठक थी वो गांव से बाहर था, सभा हो चुकी, उनको आ जाना चाहिए था, वो फिर गांव में घुस गए बाद में, तो वहाँ उनकी तू मैं हुई। अब आपस में लड़ाक है, डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी उन्होंने वहाँ अपनाई। उसके बाद थाने में चले गए। मेरी समझ से बाहर की बात है, जो सेंटर का मिनिस्टर है वो थाने में जाकर धरना देता है, सत्ता पक्ष का एमएलए है वो थाने में जाकर कहता है कि एसपी को कहता है कि 1 घंटा मेरे सामने लट बजाओ, ये जन प्रतिनिधि का काम नहीं है। उसका काम तो जो था, जिसने मारा था वो यूं भी मेरा और यूं भी मेरा, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कोई किसी कुछ नहीं कहेगा। मेरे बुजुर्ग हैं, मैं गलती किया था तो मुझे सजा मिल गई, तो उसका दूसरा असर होता। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा संजीव बालियान नेता तो वो हैं, तभी तो 2 बार चुनाव जीते। अब फिर वही बात है जो चाचा ओम प्रकाश जी ने कही, चुनाव जीतने के तो और भी बहुत से कारण हैं। नहीं, उसमें आपके विपक्षी ये कहते हैं कि जब तक लोकदल वाले चुनाव जीत रहे तब तब सब ठीक था, अब लोकदल वाले हारने लगे तो बोले कि गड़बड़ी होती है। देखो मैं तो वहाँ ना डीएमओ ना एसपी था ना वहाँ मैं काउंटिंग में था, लेकिन ऐसा मुझे सुनने में आया, सुन के ही बात होती है, आप भी सुन के बोलते हैं वहाँ से, कि जिसको डीएम रहना उसको प्रमोशन लेना, ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती है कि जीत का सर्टिफिकेट इसे देना। काउंटिंग के बिना रह रही थी वोटें और बीच में लटबाजी कर दी, वहाँ भगा दिया, फिर घोषणा कर दी। वहाँ तो इलेक्शन के ऑब्जर्वर भी होते हैं ताऊ। जिला ऑब्जर्वर भी तो उन्हीं के सरकार के ही हैं भाई साहब सौरभ जी। जिला पंचायत में आपने देखा नहीं, जिला पंचायत में संजीव बालियान कह रहे कि हमें 10 मोमडन की वोट मिली, कहाँ है वे? जब वे वहां तक वोट डालने पहुंचने नहीं दिए तो कहाँ से वोट मिलेगी उनको? दूसरी अच्छा, बात, और जो बात चौधरी चरण सिंह जी की थी उनके बारे में कुछ आप जानकारी देंगे? चौधरी चरण सिंह जी कभी भी मानने की बात नहीं करते थे। कोई घटना आप बता सकते हैं? मैं भी छोटा सा था जब यहाँ आते थे चुनाव में, बुजुर्गों से सुना। मैं अपने पिताजी के कंधे बैठा यहाँ रोड पे आते थे वे, तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब जो थे जब चंदा करते थे 1 बीघे पे 1 रुपया, 1 बीघे पे 1 रुपया, जिसका 10 बीघा जमीन 10 रुपये, 50 बीघा जमीन 50 रुपये। तो मुझे खूब याद है, एम्बेसडर गाड़ी थी, उन्होंने थोड़ा शीशा उतारा और खोल लिया, हाँ भाई कहना चाहिए साहब इतने ही पैसे, इससे पार्टी चलती है, पीछे हटो। किसी में कोई नाराजगी नहीं हुई, पार्टी चलानी भाई, हमारी बात कह रहे हैं, हमारे किसानों की बात करें। जितना चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए किया, अजीत सिंह ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। कहने को तो यहाँ बीजेपी में किसान नेता बोलते हैं। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये दुगनी आमदनी 7 साल से होने लग रही, समझ गए? डाई का कट्टा जब मोदी ने शपथ ली 600 रुपये का था, 650 का। अब आती है तो जब बिजली आएगी तो बिल भी आएगा। बिल्कुल आएगा, हम मानते हैं इस बात को, बिजली आती है तो क्या अब चांदी सोने के तार लगा दिए, दुगना तिगुना रेट हो गया। जब 7-8 घंटे आती थी अब 10 घंटे आती है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, है जी। उसके बाद नहर है हमारी, ये यमन नहर, ये 11:30 से कुछ पानी की नहर है। यहाँ 5-6 साल हो गए किसी आदमी ने नाका खोल के देखा, जो उसकी राजबाई है, जो ब्रांचें हैं, कोई सफाई नहीं होती। और एक तजुर्बे की बात, ये बड़े बुजुर्ग बताते थे कि अंग्रेजी पीरियड में भी, अब जैसा गेहूं का सीजन आएगा, किसान पलेवा करेगा अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम पे अंग्रेजी समय में भी पानी मिलता था नहरों में। जब से योगी जी आए किसी ने पानी खोल के नहीं देखा। ये फार्मूला दुगना होने का है क्या? जो दवाई पेस्टिसाइड 100 रुपए की मिलती थी वो 300 रुपए की होगी।
जब हमारा गेहूं जाता है बाजार में, MSP 1800 कुछ 1900 रुपये है, लेकिन बिका हमारा 1500-1600 रुपये। कल हम बीज लेने जाएंगे, हमें 40 रुपये मिलेगा। यही दुगनी का फार्मूला है क्या? अब ये कहते हैं सड़कें बना दी, सड़कें कार वालों के लिए है, किसान को तो बुग्गी झोटा ट्रैक्टर जाता है। उस विकास को जब अलाउ करेगा, जब उसकी जेब में पैसा होगा, वो गाड़ी लेगा। रेल का किराया ज़्यादा बढ़ा दिया, जब पैसा होगा जब तो मैं रेल में गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। जब से मील लगी 97 से 99 से, जब वाजपेयी सरकार में चालू हो गई थी, आज तक एक भी साल ऐसा बता दो कि इस शुगर मिल ने गन्ने का पेमेंट किसानों का टाइम से किया हो। पहले ऐसा था जब तक मोदी जी नहीं आए कि जब मिल शुरू हुई उससे पहले पेमेंट हो जाया करता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा कि मिल चलती रहती है, पिछले साल का पेमेंट पूरा नहीं हो पाता, अगला सीजन समाप्त हो जाता है जून जुलाई तक। ये फार्मूला है का दुगनी होने का। अच्छा, मैं आप एक किस्सा सुना रहे थे कि उन्होंने एम्बेसडर से शीशा नीचे किया, गुस्सा आ गए, फिर चले गए। अच्छा, हाँ, किसी ने कहा चौधरी साहब चले, बस पैसे थोड़े रह गए, अगली बार ज्यादा करेंगे, क्योंकि वे पार्टी चंदे चलाते थे, भ्रष्टाचारी नहीं थे चौधरी साहब। ये महत्वपूर्ण, ये बताते थे जैसे किसी का मुकदमा डोल पे या वैसे झगड़े हो जाते थे, कोर्ट में जाते जो पेशकार है 5 रुपए ले था, जब चौधरी साहब बन गए तुरंत 2 रुपए हो गए, कुछ ने तो मांगने बंद कर दिए। अच्छा, मतलब लखनऊ बैठा हुआ उसकी डर भोग जो है आज जमुना तक था। ये ताऊ की तरह तक लट था। तो नहीं चला था ना, बिना लट चलाए हो गया था। हाँ, बिना लट चलाए, हाँ, बिना 5 लट से चलाए। 2 और कम भी। बिल्कुल अपने आप, उन्हें पता था भाई चौधरी चरण सिंह की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी मैं कल परसों इस पर देख रहा था, मेरे पावर तो कम चलाना। इन्होंने कुंभ हुआ इलाहाबाद में, आपको तो ज्यादा जानकारी होगी, तो CAG की रिपोर्ट आई, जो बाइक के नंबर थे, जो कार के नंबर थे, वे ट्रैक्टर के नंबर दर्शा रखे। उन्होंने मिट्टी खींची क्या वहां समतलीकरण में? अब नहीं बोल रहे, PWD का दूसरे डिपार्टमेंट का जो बजट था वो वहां खर्च कर दिया। मोदी जी आए, योगी की पीठ थपथपा के चले गए, बहुत अच्छा इंजाम था। अच्छा, पहले लोकदल की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सपा बसपा की सरकार, अब केवल मोदी और योगी सरकार। एक दिन राकेश, अच्छा, आप ये कह रहे हैं पार्टियों की नहीं, अब व्यक्तियों की सरकार, व्यक्तियों की सरकार है। और वो तो यही कहते हैं, जैसे एक हमको मिले किसान, वो बोले जी आप बाकी सब पार्टियों के नाम गिनाओ, हम आपको बता देते हैं। हमने कहा जी बताइए। सपा, बोले सपा कभी भी पावर में आएगी पहले से तय है कि अखिलेश यादव CM बनेंगे, लोक दल आएगी तो तय है कि जयंत चौधरी बनेंगे, उसके पहले था कि चौधरी अजीत सिंह बनेंगे। बोले एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन बने? उन्होंने तो सबके, मोदी जी और सबके नाम गिना दिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। मैं बताऊं आपको, हाँ, वो पुरानी भाजपा तो अब रही नहीं। अच्छा, पुरानी भाजपा कैसी थी? पुरानी भाजपा ऐसी थी जैसे मुरली मनोहर जोशी है, कल्याण सिंह थे, हाँ, और ये आपके राजनाथ है, कलराज मिश्रा है। मैं काफी टच में रहा उनके, अच्छा। इफ यू डोंट माइंड। मैं नहीं, इतना हम क्यों टच में माइंड रहा करेंगे, रहा टच हूं। में आप रहे, और आपने तो साथ में जब- चुनाव भी लड़ा। जब भी हम जाते थे वहाँ, हाँ, बहुत गए हम, कल्याण सिंह भी आए, राजनाथ भी आए मेरे पास, और अब भी नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं बहुत काम किया। तो वो जब गया, हाँ भाई आओ, ओम प्रकाश जी कैसे हैं, वो फला गांव में बरवाड़ा में फलाने कैसे हैं, वो भी कैसे हैं, सबके बारे में जानकारी करते थे। आज कोई नेता है जो किसी गांव के आदमी को जानता है? दूसरी बात, अभी टिकैत आंदोलन चल रहा, क्या सतपाल सिंह, संजीव बालियान, उमेश मलिक, कोई ऐसा नेता नहीं जो इनका सुलझारा करा दे, किसी को अपॉइंट कर दें? आपको शायद याद नहीं होगा, लोग जानते हैं 91 में जब कल्याण सिंह बने तो एक धौलरी कांड हुआ था, महेंद्र सिंह टिकैत जब नेता थे जी, तो क्या उसमें हुआ था उसमें? एक कोई मर गया था, उसकी उसमें था मामला, हत्या हो गई थी किसी की, कश्यप समाज के लोग किया किसी की। तो बाबा टिकैत का था, वो नईमा कांड में धरना दे दिया, वहां चले गए, बहुत धरने दिए उन्होंने। तो तब वहां दिल्ली और लखनऊ में गूंज हुई कि धौलरी में कांड हो रहा, और वहां किसानों ने आंदोलन कर रखा, ट्रैफिक जाम है। तो कल्याण सिंह ने ये देखा कि उसका सुलझारा कौन कर सकता है। उनकी कैबिनेट में एक सुधीर बालियान हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री मेरठ मंडल से। उन्होंने उनको बुलाया और अपना हेलीकॉप्टर दिया कि आप जाइए और उनकी समस्या का समाधान करिए। अपने हेलीकॉप्टर से भेज करके और उसका समाधान कराया था। आज किसी ने इस बात की चिंता नहीं करी
जो हमारे जाट लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, या कोई MP MLA हैं, मिनिस्टर हैं, कि इस समस्या का समाधान करें। 9 महीने हो गए, थोड़े नहीं होते 9 महीने। कोई आतंकवादी बतावे, कोई मवाली बतावे, कोई कुछ बतावे ना। ये अन्नदाता है, देश का पेट भरता है। अभी 80 करोड़ को इन्होंने बांट दिया। ये बैग, मास्क लगा लूंगा ना, कोई दिक्कत है? नहीं, मैं तो पसीना पोंछ रहा था। चलो, ये कहाँ से लाए जो 80 करोड़ को बैग बांटे? इन्होंने पैदा कर रखा वो। इनके पास ऐसा नहीं है कि बच्चे की फीस दे लें, बिजली का बिल जमा कर दें। किसी का इतिहास उठा के देख लो, उनमें मैं भी हूँ। चाहे को 50, यहाँ छोटी जोत है, शुगर मिल है हमारी, इसमें लगभग 32,000 किसान ऐसे हैं जो छोटी जोत के हैं, 12 और 10 बीघे के। किसी के पास ऐसा नहीं है कि जिसका क्रेडिट कार्ड ना हो या कोई दूसरा लोन ना हो। सब परेशान है। तो कहाँ का किसान नेता और कहाँ गए? हाँ जी, मुझे तो चौधरी साहब के किस्से सुनने हैं, चरण सिंह जी के। बैठ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खड़ा भी रहूंगा जी। हाँ, बताइए। जैसे आपने पूछा अक चौधरी साहब यहाँ कर की पीड़ा कैसे जाने थे। वे गरीब परिवार से पैदा थे, वे टूटे नफे को जाने थे, वे जाने थे एक दूसरे की समस्या और गरीबत जो है वह क्या होती है। राजनीति में आने के बाद में उन्होंने किसानों की, गरीबों की खातिर इतना काम कराया और आज तक किसी सरकार ने नहीं कराया। सबसे पहले तो जिम्मेदारा खात्मा करके और किसानों को उनके जमीन का हक दिलाया। दूसरे फिर चकबंदी कराई, छोटे छोटे खेत थे उनके बड़े खेत बना के, जिससे किसानों को अपने पानी के साधन करने का मौका मिला। उसके बाद में मैं कुछ बात नोट कर रखी, मैं वो बताने बहुत चाहूँ। बढ़िया, ये तो और भी अच्छा है, व्यवस्थित रहेगी बातचीत जी। तीसरे नहर की नाली बनवाई उन्होंने पक्की। थोड़ा इसको समझाएंगे? आपका नाम क्या है? रामपाल सिंह है। रामपाल जी, हाँ थोड़ा ये नहर की नाली बनवाई मतलब? जैसे नहर, सारे शहर के लड़के भी होंगे ना, हाँ जी हाँ, या आदमी, उनको नहीं पता होगा, तो उनको थोड़ा समझ में भी आए कि गांव का सिस्टम कैसा था। हाँ ये जो नहर चलती हाँ है, जी। इनमें ते गुलाबे दाबे जा और उनमें ते किसानों के खेत में नाली जा, ठीक है, वे पक्की कराई। अच्छा। चौथा काम उन्होंने आपका चश्मा लग जाता है इनको? न मेरे पे है चश्मा। नहीं, वो उन्होंने निकाला तो मैंने कहा ये तो बड़ी पक्की दोस्ती है कि चश्मा भी इधर उधर हो जाता है। ताऊ हो जाओ जी, हाँ? यहाँ ऐसे ही हो जाओ। हो जाए ऐसे? अच्छा, मास्क की अदला बदली तो नहीं होती है ना? बिल्कुल हाँ, अरे हमको एक बिहार में भाई साहब मिले, तो किसी ने उनको टोका कि मास्क लगा लो, तो पीछे से दोस्त ने अपना उतार के दे दिया। तो उसने टोका कि अरे वो पहने दारे वाला, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है। हमने तो लगा ही नहीं, आपने लगाया? शुरू से ही नहीं लगा। टीका लगवाया कि नहीं? टीका तो लग गया वो, दोनों डोज लग गए? नहीं एक दूसरी भी लगवा लो। अगले महीने में लगेगी। सीजन का रखा सीजन का हाँ, 84 जब दिन अब आपने लगवा लिया टीका? हाँ जी टीका, दोनों लग रहे जब टीके का बार था, जब फैक्ट्री चल रही थी, गन्ना छील रहे थे, तो सोपता नहीं गया। और चौधरी साहब जैसे तो आदमी पैदा ही होने मुश्किल है। ये तो डाढ़ा पाल रहे ये, और एक बाबा जी इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, पैसा तो छोड़ा ही नहीं, भूखमरी हुआ दी, और ये कह रहे दुगनी हम नहीं कर देंगे। दुगनी कहाँ होगी, मैं तो एक गुनी बिना रही, खत्म हो गया मामला। और जो इस तरह से चलता रहा तो विनाश हो जाएगा। मैं आऊंगा आपके पास। हाँ जी। चौथा काम उन्होंने कराया, किसान जब अपना माल लेकर शहर में आता था तो उसके माल पे चुंगी लगती थी। हाँ। किसान के पास पैसा नहीं था, फसल बहुत सस्ती बिकती थी और वह चुंगी देने में भी उसे बहुत दिक्कत आती थी, वह चुंगी खत्म कराई। पांचवा काम, जनता पार्टी की सरकार बनी जब ये इमरजेंसी लग रही थी, उसके बाद में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। उसने गन्ने का भाव 2 रुपये कुंटल बिकवाया। चौधरी साहब को 3 महीने का मौका मिला, 40 रुपये कुंटल गन्ना बिकवाया। 3 रुपए से 40 रुपये 3 महीने में। और उससे किसानों का जो है वो कुछ उद्धार हुआ। पांचवा काम, पहले भ्रष्ट पटवारी थे, किसी पे 2 रुपये ले गए और दूसरे की जमीन उसके नाम चढ़ा दिए थे, वे पटवारी हटा के और फिर लेखपाल बनाए। छठा काम,
चौधरी साहब छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने चाहते जिससे हर आदमी को रोजगार मिले। इन्होंने छोटे धंधे बंद करके और बड़ी बड़ी फैक्ट्री मशीनों से काम करवा लगे, हर आदमी बेरोजगार हो गया। 8वां काम, देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान तय होकर जाता है। ये उनका सोच और कहना था और यह हकीकत है। अब देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान तय होकर जाता है। रही इस मिल की, इतनी झूठी सरकार हमारे पिताजी ने भी बताई, बड़े बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, हमारे सामने तो ऐसी आई नहीं। अच्छा। अब ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने कहा 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। मलकपुर मिल का पिछले साल का भी लोग को 13 नवंबर को वो चला मिल, और पूरे नवंबर का भी लोग को पेमेंट नहीं आया। पिछले नवंबर का नहीं आया? नहीं आया, पूरा नवंबर रह रहा। पहली सरकारें न बोनस भी दवाया, रेट भी बदवाए। चौधरी अजीत सिंह ने 47 मिल हिंदुस्तान में लगवाई, जिससे किसानों को सुविधा हुई। ये जमीन इकबार कर लेते, उसमें सर्किल रेट का 4 गुना चौधरी अजीत सिंह ने दवाया। पेमेंट भी हर साल शायद की शायद हो जाया करता था, पर जब तक यह मोदी योगी सरकार आई तब तक ना पेमेंट हुआ और किसान भूखमरी की कगार पे आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अभी ना किसान आंदोलन की वजह से नाराज है, उसमें भी उन्होंने बोला कि वो राकेश टिकैत को जबरदस्ती हटा रहे थे तो इससे सब नाराज हो गए हैं। बोले वरना ऐसी नाराजगी पुरानी होती तो सब 19 में 17 में इतने बड़े मार्जिन से क्यों जीती? इन्हीं सब लोगों ने भाजपा को वोट दिया। 19 में तो, उसमें 16 में तो दिया, पर 19 में नहीं दिया। 19 में तो ये भ्रष्टाचार से जीते, जैसे ही जिला पंचायत में। अच्छा, 16 में दिया था? 16 में तो दिया लोगों ने। 14 में तब क्या तो, लेकिन लोक दल तो तब भी थी, तो फिर तब लोक दल का साथ क्यों छोड़ दिया था? ये नवी जो तांती है इसने छोड़ दिया, बुजुर्ग तो जब भी साथ थे। इन्होंने दिखे थे पता नहीं भाजपा आवेगी या थारी खातर के कर देगी, सब नौजवानों के रोजगार नौकरी खत्म होगी, सारी चीज सरकारी प्राइवेट कर दी इन्होंने। तो अच्छा, एक मिनट, 19 में इन्हें वोट नहीं दी। 19 में तो इन्होंने पता नहीं हिंदुस्तान में कितनी सीट जबरदस्ती हराई, जैसे ही जिला पंचायत में ही हरा दी। कह तो ये नारी सशक्तिकरण बतावे। कह तो नारी का चीर महाभारत में उतरा और कई भाजपा सरकार में उतरा, सबने देखा, आपने दिखाया। अगर एक भाजपा वाला उसका चीर साइड खींच रहे। यहाँ बागपत में ममता किशोर थी, उसका फार्म ही उठा लिया, वह राजस्थान में थी। तो कितना भ्रष्टाचार। मुजफ्फरनगर में वोट नहीं गिरन दी, गाजियाबाद में फार्म नहीं भरन दिया, पूरी यूपी में सही हुआ। ठीक है। अच्छा, आपसे एक दो लोगों से और बात करेंगे। कितना समय हो गया भाई? रोटी पानी तो मुझे पता है, मैं बिना कैमरे के आऊंगा तब भी मिलेगा। हाँ, सेवक है जी गांव में। हाँ? सेवक है। ये तो हमको पूरा भरोसा है। नहीं, मैं ठंडा पानी नहीं पीता, कि रोटी पानी की चिंता नहीं बागपत में आने के बाद। तो सब आपका ही है। हाँ, नहीं, आपका आशीर्वाद है। हाँ जी। क्या नाम है ताऊ आपका? तेजपाल सिंह जी। तेजपाल जी। हाँ, तेजपाल जी, ये सब बातें तो समझ में आ गई है ना। जब से मेरठ में घुसा हूँ समझ में आ रहा है कि लोक दल, चौधरी साहब ने बहुत किया, सारी बातें। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, है ना? पॉलिटिकल साइंस का है। अरे बस गुरुजी, आप मिल गए हमको। आज हमारी तलाश हो गई पूरी। ठीक है, बताओ जी। अच्छा, आप और सही से बताना, देखो सही, बिल्कुल। हाँ, आप हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो। ठीक है जी। हाँ, ये जब चौधरी चरण सिंह नेतागिरी करते थे, हाँ जी, तो हरियाणा से लेके हैं ताऊ देवीलाल भी उनको अपना नेता मानते थे। हाँ। और उधर बिहार तक कर्पूरी ठाकुर तक भी हैं, वो भी नेता मानते थे। तो चौधरी साहब की इधर से लेके उधर तक पूछ थी। राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, और यूपी बिहार में तो खूब थी। ठीक बात है ना? हाँ, बिल्कुल सही। फिर चौधरी साहब की तबीयत खराब रहने लगी है, फिर उन्होंने लड़के को बुलाया अमेरिका से और उनको सौंप दिया। फिर लोकदल बट गई थी, आपको ध्यान हो, लोकदल अजीत और लोकदल बहुगुणा, दो बन गई थी। हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे, ताऊ ध्यान आया? तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई
ये पार्टी का असर घटता चला गया कि पहले तो हरियाणा से बिहार तक टूटी थी, फिर जी और घटा यूपी, फिर यूपी में भी पश्चिमी यूपी, फिर पश्चिमी यूपी में भी मेरठ मंडल। क्यों घटा प्रभाव लगातार? वे जो थे चोट साहब वे महान आदमी थे। हाँ जो आज किसान आंदोलन हो रहा, हाँ नागपुर अधिवेशन हो रहा था जब चोट साहब कांग्रेस में थे, हाँ और नेहरू जी रूस से आकर यहाँ जो कंटेंट की खेती अब सरकार करना चाह रही, हाँ। इसे करना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना चाहते। हाँ, क्योंकि रूस में होती थी, रूस में सोवियत होती संघ थी, रूस से आए हुए, हाँ जी। और यहाँ उन्होंने चाहा कि इसे करा दे। हाँ और कांग्रेस में नेहरू जी के सामने बोलने वाला कोई आदमी नहीं था। हाँ एक चौधरी साहब ऐसे थे जिन्होंने खड़ा होकर 1.5 घंटा भाषण दिया उसके खिलाफ, अच्छा। और जिसके कारण आज हम जमींदार बने बैठे। नहीं या तो बहुत पहले हो जाता। वो हम ही किसानों के साथ फिर हो रहा, हाँ उसके लिए अब हम किसान लड़ रहे, लेकिन हम उतने संगठित नहीं इतना जितने जब थे। हाँ, नेता उतना नहीं कोई जिसकी बड़ी और प्रभुता उसी हो। कारण चोट साहब ने फिर कांग्रेस अलग होगी। हाँ, कांग्रेस चंद्रभानु छोड़- गुप्ता से उनका बड़ा झगड़ा चलता था। हाँ, हाँ? हाँ जी, घना रहता जी। चंद्रभानु गुप्ता तो से चोट बड़ा साहब तो झगड़ा जेब में रखते हैं ना डिजाइन। था। हाँ, आज के नेता चिपके कुर्सी का, कुर्सी अच्छा। करवा लो। यही चौधरी अजीत सिंह पे भी उनके जो विरोधी है ना, हाँ, वो यही इल्जाम लगाते थे कि साहब चौधरी साहब लड़े 2009 का चुनाव भाजपा के साथ, फिर 11-12 में कांग्रेस में चले गए मंत्री बनने के लिए, कभी किसी पार्टी में, इस तरह का विरोधी इल्जाम लगाते हैं। ये तो जी हमारी एनडीए यूपीए जो सरकार है 20-20 पार्टी है तो मिल रही है। अब तो देश में वो एक शासन रहा ही नहीं हाँ, भाई। जो राज कर रहे हैं हमारे ये बीजेपी वाले, हाँ। इनकी से कितनी अलायंस है, हाँ। तो ये तो समय की मांग है। हाँ। चोट तो साहब, वो मूल सवाल अजीत वही है, सिंह ने कोई गलती नहीं करी, ये नहीं समय की मांग है। समय की मांग। तो लोक दल का असर क्यों घटता चला गया? लोक दल का असर ये घटता चलेगा, जैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है, हाँ चौधरी अजीत सिंह ने अपना सारा जीवन दांव पर धर दिया आरक्षण दिलाने के लिए। आरक्षण दिलाने के लिए। हाँ। यदि आरक्षण चोट साहब ना दुआवे तो लोक दल कहीं नहीं घटेगा। हम्म या युवा पीढ़ी, इन्हें फायदा आरक्षण का युवा पीढ़ी को होना था, मुझे तो होना था, मैं तो रिटायर हो गया था। या भटक गई हमारी, और जब यह भटक गई तो बुजुर्ग तो तुम जाने ही हो अपनी वोट के लिए, वो इलेक्शन तो युवा पीढ़ी लड़े। हाँ अब इन्हें पता चल गया, नहीं तो 15-15 लाख रुपए आए। हाँ वे जो मोदी जी कह गए थे यहाँ जाट कॉलेज में सब बैठे, इतना काला धन है, सब खाते खुलवा दूंगा 15-15 लाख हर एक का। सबने सोचा बस दूसरे का बिना करूँ 15 लाख हमें इसकी दे दो। अच्छा, नहीं तो वो 15 लाख रुपए आए। हाँ। और ये बताया जी, सही तो मेरे आंकड़ा है नहीं, जितना वो धन काला था उस पर वहां तिगुना हो लिया अब स्विस बैंक ये में। किसने बताया आपको? ये तो ये रोजी के नेता बताने लग रहे। नेता बताने लग रहे हैं। हाँ, नुको वो तिगुना हो गया कहिए। हमें तो आप भी बताओ, नहीं आप भी बताओ चैनल पे। हाँ नुको ये तो तिगुना हो गया, और वो 15 लाख पता नहीं कहाँ गया। हाँ। जिनके खाते खुले थे उनके पीछे कटने लगे, उल्टे आलना ये खाया नहीं। अच्छा ताऊ, एक चीज और बताओ। हाँ, और पूछो। आप जी खुल के बोल रहे हो तो मैं भी खुल के सवाल पूछूं। खुल के। हम तो जी देखो, हम तो जब वहां से चले थे नोएडा से, हाँ, तो हमारी तो खाली थाली थी। ठीक है। जो बूढ़े बुजुर्ग बताते गए, सुन सुन के हम अपनी समझ बढ़ा रहे हैं। हम्म, कई हमें लोगों ने ये कहा कि देखिए पहले जो लोकदल था, ये अभी मैंने छपरौली में भी पूछा था, हाँ, कि पहले तो जो लोकदल था चौधरी साहब के समय, तो उसमें जाट, गुजर, त्यागी, हाँ, सब थे। मुसलमान, अहीर, सब जाति थी, अजगर, भारत में 80% काश्तकार जितने भी थे, किसान थे। मेरी बात सुनो, हाँ। भारत कृषि प्रधान देश है। हाँ जी, इसमें 80% कृषि पर निर्भर है। किसान जाट ही जाट नहीं है जी, हाँ जी। किसान सब जाती है। तो चोट साहब ने किसान को गले लगाया। अच्छा, तो मेरा सवाल सुनिए ताऊ। हाँ, मुझे लोगों ने ये कहा कि अभी क्या हो रहा है कि लोकदल में जो नेतागिरी है वो जाटों के पास है, उन्होंने कहा। ठीक है, तो बोले अब क्या हो रहा है कि जैसे ये विरोध करते रहेंगे योगी का, मोदी का, तो चूंकि जाटों के पास जमीन ज्यादा है, डोमिनेंट पेजेंट कास्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो है, तो बोले जो पहले से मोदी विरोधी जो सोशल ब्लॉक हैं वो और जाट एक हो जाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ एक काउंटर पोलराइजेशन भी होगा, जो दूसरी जातियां हैं वो भी इनके खिलाफ एकजुट हो जाएंगी कि भाई ये तो अपनी चला रहे हैं। ऐसी एक थ्योरी दी गई हमको। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? मेरा इसके बारे में ये सोचना है, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन किसान जाट ही जाट नहीं है। अब जाट क्या परसेंट है देश में? किसान तो 80% किसान है, सब जाती हैं। और जो नुकसान होगा सभी को होगा, जाट के ऊपर तो खामा खा दे रहा जा रहा है दोस्त। भाई 12 से 2.5 का कट्टा मुसलमान का भी होगा, मेरा भी होगा। गन्ना पेमेंट मेरा भी रुक रहा, उसका भी रुक रहा।
हम हैं कितने जाट, जिसके जाट को एक हैदराबाद जाटू का ही लोक दल है, लोक दल जाटू का नहीं, लोक दल सारी बिरादरी का है जी। तो दूसरे अब रहा वो जो जहर घोलने वाली पॉलिसी है दूसरे लोगों की, हाँ जी, ये जाट है तो मार देगा, ये तो सूर कह दे, तो हाडी कह दे, फलाना कह दे, ये बीजेपी के लोग हैं जो जहर घोले। इससे किसान अब सिमट गया और किसान एक होता जा रहा। अच्छा तो ये बताइए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलग इलाके हैं, हाँ जी, वहां पे किसान आंदोलन का असर क्यों नहीं दिख रहा? जैसे मध्य यूपी है या बिहार कौन है या कहे जी? मध्य प्रदेश है, कौन कहते? मैं खुद फील्ड में घूम के आया हूँ, ये वहाँ इतनी चर्चा ये नहीं है। रेल चलवा दो और ये लॉकडाउन तो खत्म से होएगा, देखो फिर कितने हमें तो मैं भी तो रास्ता नहीं पा रहा है, वो ट्रैक्टर इतनी दूर से आ नहीं सकते। दूरी दूरी का चक्कर किसान, है। मेरी बात सुनो, किसान तो बंगाल में भी है, हाँ। वहां नहीं हुआ, तो वहां भी तो किसान नहीं वोट दिया इनके खिलाफ। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, किसान परेशान है और किसान को कोई रास्ता नहीं पा रहा, और किसान तो नाराज है जी पूरा इस बीजेपी से। किसान नाराज। चलिए जी, एक इन्होंने नीति अपना ली, अगदीगर छोटा तबका अपना लो नामे वालों को, और बीच वाले रंगों को, किसान को इसकी धरती खोज लो। किसी ने सलाह दी और किसान को काबू करो, थारा सारा ही हल हो जाएगा, इकोनॉमी सारी सही हो जाएगी। हाँ, बस आखिरी एक मास्टर जी का सुन लेते हैं। हाँ जी, आप तय करो, प्रधान जी का कि मास्टर जी का? एक और ले सकते हैं या ऐसा हो सकता है, सुनो एक सेकंड, अरे ताऊ, अरे मास्टर, या ऐसा हो कि प्रधान जी मास्टर जी के बगल में आके बैठ जाएं, दोनों का एक साथ। आइए, अरे नाराज नहीं होइए प्रधान जी, आइए, आ जाओ, बैठो जी, आप बैठो, हम तो यहाँ बैठ जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, आप बैठो। ये पढ़े लिखे हम तो वैसे ही हैं जी। हाँ, मास्टर जी बोल रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे भी हों और समझदार भी हों, है ना, तो दोनों ही हैं, मतलब पॉइंट बना रहे हैं। हमारी उम्र के हैं, बहुत ज्ञान है, आपकी उम्र के हैं, ज्ञान बहुत है, पॉइंट बना रहे हैं। बहुत ज्ञान है। हाँ जी, बैठो आप पहले जी, प्लीज। नमस्ते। नमस्ते क्या नाम साहब, है पहले तो मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं कुछ दो बातें आपके समक्ष वैसे ही रखूंगा जो सब लोग संभवतः जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इस पे नोट कर रखा है आपकी सुविधा के लिए। सबसे पहली चीज तो है जी, जब से आपके माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए तो उसमें सबसे पहले विजय माल्या था जी, वो गुजराती था, मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। विजय माल्या गुजरात से नहीं, यस, कर्नाटक से। नो, सुनो मेरी बात, वो फिर परमानेंटली वहीं के रेजिडेंट रहे हैं। विजय माल्या गुजरात में ही आकर, मेरे जस्ट लिसन टू मी, मैं ऑथेंटिक टॉक कर रहा हूँ आपके साथ। चलो पहले बात सुनो, सब सुनूंगा, लेकिन सुनो। फैक्ट जहाँ गड़बड़ है वहाँ मैं करेक्ट। ललित मोदी गुजराती, ललित मोदी राजस्थान से। उसके बाद में आपका संजय भंडारी, जतिन मेहता, छोटा मोदी, मेहुल भाई, चौकसी, सारा देश जो है मेहनत करे और मजा करे गुजराती। एक बात, दूसरी बात है जी प्रधानमंत्री गुजराती, अक्यूबी कई विलायत का जी। उसके बाद में जो आपका भाजपा प्रधानमंत्री गुजराती, आगे क्या बोले? मैंने ये कहा वो विलायती नहीं है, विलायत का नहीं रहने वाला, वो गुजरात का रहने वाला है। उसके बाद में भाजपा का जो राष्ट्रीय चीफ है गुजराती। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हिमाचल प्रदेश से हैं, जेपी नड्डा। अब है वो, तो मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, यानी ये शुरुआत की वैन इनिशिएटिव हुआ जब भाजपा का, अच्छा। जहाँ से लाइन चली मैं वहां की बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत सारी चेंजेस आ चुकी, तो मैं वो सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद में जी आपका ये चीफ जस्टिस जो था वो गुजराती, सारे बड़े सरकारी ठेके हुए गुजरातियों को, बैंक का पैसा लूट रहे गुजराती। अब जबते रहो मोदी मोदी। अब सुनो दूसरी बात, एक चीज याद रखिए, जस्टिस कासदू ने कहा था कि 50 भारतीय मूर्ख हैं, और ये बात सब सच भी है। उसमें यह है जी, हमारी मूर्खता का पैमाना ये है कि एक आदमी लाखों का सूट बूट पहनकर कहता है कि मैं गरीब हूं, और हाँ, यस, वेरी नाइस फॉर दिस। क्या बात, ये आपका चश्मा सबको लग जाता है क्या? ये एवरग्रीन हीरो हैं। हाँ, यस, ठीक बात है, और हम उसे गरीब मान लेते हैं। हाँ। आपने सुना है ठीक से? जी, जस्टिस सीबीआई एनआईए जैसी जो एजेंसियां हैं, जिस आदमी के हाथों की कठपुतली है, वह आदमी कह रहा है कि मुझे सताया जा रहा है, और हम मान लेते हैं। तीसरी चीज है, जो संसद के पूर्ण बहुमत में है और 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, वह कहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, और हम मान लेते हैं। चौथी चीज है, जो भ्रष्टाचार में जेल में रह चुके लोगों को टिकट देता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, और हम मान लेते हैं।
उसके बाद है जी जिसके शासन में सबसे ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए, वह कहता है कि दुश्मन हमसे कांप रहा है और हम मान लेते हैं। जिसके समय में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, वह कहता है कि हमने किसानों की आय 2 गुनी कर दी है और हम मान लेते हैं। जिसके समय में पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा तलने के लिए कहा जाता है और हम उसे रोजगार मान लेते हैं। जिसके राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं और वो कहता है कि हम बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और हम मान लेते हैं। जो सुंदर भविष्य का सपना दिखाकर सत्ता में आया, जो आप प्रश्न कर रहे थे कि वो कैसे आ गए, लोकदल क्यों नहीं आया, ये जो है जी भविष्य में सपना दिखाया, सत्ता में आया और वो 400 साल पहले के भूतकाल में हमें घुमा रहा हो और फिर भी हम घूम रहे हैं और हम खुश हैं। उसके बाद में मैं अगली बातें कहना चाहूंगा। ये किसने लिखा है मास्टर ये जी? तो आपकी देन है, सब नोट कर लो। अच्छा। अब उसने क्या क्या किया जी इस बीच में ड्यूरेशन में, बीजेपी के जो काल है उसमें जो बिजली के बिल हैं वो कहाँ पहुंच गए, उससे पहले मेरे कुछ साथियों ने बता चुके आपको। रसोई गैस कहाँ पहुंच चुकी, पेट्रोल कहाँ पहुंच चुका, डीजल कहाँ पहुंच चुका। सभी विभागों में रिक्त पड़े पद आज तक नहीं भरे जा रहे हैं। डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आप देखिए सारे खाली पड़े हैं, नोबडी इज देयर। उसके बाद में जो है जी किसानों के गन्ने के दाम का न बढ़ना, जबकि अखिलेश के बारे में भी, मायावती के बारे में लोगों ने आपको बताया कि उसमें बढ़ा है, चाहे 1 रुपया बढ़ा, लेकिन बढ़ा है, समय पे उसका भुगतान हुआ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस विषय में ये लोग बता चुके हैं। विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन किए जाते हैं और उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। कितना पैसा कलेक्ट हुआ, फिर दोबारा परेशान होता है बालक। उसके बाद में जी नोटबंदी हुई, 500 रुपये का नोट, उससे क्या देश को लाभ हुआ, जरा कृपया बताएं। उस समय में सभी वर्ग के लोग जो है इतने परेशान रहे कि पैसा हाथ में नहीं था, सामान मिलता नहीं था। उसके बाद में जी खाद, खल, बिनौला, चना कहाँ आसमान छू रहा है। विभिन्न वाहनों की जो कीमतें हैं, जो चीज़ 30,000 में आती थी वो आज जो है 80-85 हज़ार में आ रही, बाइक फॉर एग्जाम्पल। कारों का तो हिसाब ही कुछ नहीं है। उसके बाद में जी आदमी इन्हें खरीदने की स्थिति में भी नहीं है। रेल बस यात्री का जो किराया है आजकल वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। कॉलेजों के अंदर जो डिफरेंट पब्लिक स्कूल्स आजकल हैं उनकी बिल्डिंग की फीस ली जाती है। क्या उस सरकार को ये नहीं पता है फीस क्यों दी जा रही है जब पढ़ाई नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं कि भाई हम तो उस पर पढ़ा रहे हैं साहब, लेकिन बिल्डिंग फीस क्यों ली जा रही है? इसको कौन रोकेगा? वो सरकार का काम है, वो हमारा नहीं है। ये जो हमारे वैसे कॉलेजेस थे, जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल जिसको आप आजकल कह रहे हैं, वो डकैतों का एक अड्डा है, उनके यहाँ कोठियाँ पड़ी है। अब रही पैसा निकालने की बात, जो एक डॉक्टर आज छोटा सा आज बड़ौत में आया, उसके यहाँ जा करके देखिए आप लोग 200-400 बीघों में बहुत बड़ा हॉस्पिटल क्लिनिक खुले हुए हैं। कहाँ से आ गया पैसा? या जो 2 नंबर के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग का हो, चाहे वो किसी भी विभाग में, उनके घर पे कोठियाँ हैं, उन्हीं को पकड़ लो, पैसा तो अपना आप आ जाएगा। इस गरीब किसान के पास क्या है? आज किसी भी गरीब किसान की बात छोड़िए, एक किसान जिसको यूँ कहते हैं मैं अच्छी ज़मीन बो रहा हूँ, चूँकि वैसे 60 बीघे से ज़्यादा तो सीलिंग में आ जाती है, कोई भी व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता किसी बच्चे को मेडिकल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ठीक जी। उसके बाद में इस बार जो है जैसा जिला पंचायत के चुनाव हुए जी, या प्रमुखी के चुनाव हुए, जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं वे जीत जाएं और उनको जबरदस्ती प्रशासनिक अधिकारियों की बदतमीजी के कारण जबरदस्ती उनको चुनाव जिता दिया गया। काहे का संविधान है साहब? कहीं की राजनीति है क्या? राजनीति इसी को कहते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का सबसे बड़ा कारण चाणक्य ने लिखा है कि जब अयोग्य व्यक्ति शासन में आ जाते हैं तो वो देश डूब जाता है। आज सेम स्थिति है आज देश के अंदर, और कोई कारण नहीं है उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि भाजपा के यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। चारों तरफ जाइए आप, त्राही त्राही मची हुई है। अब आप कहते हैं कि भाई ये क्यों जीत गई? अभी आपने प्रश्न किया था भाई साहब से कि लोक दल की उसमें जो है क्यों हार गई लोक दल, उसका एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण सबसे बड़ा ये है मान्यवर, हाँ जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि चूंकि आदमी हमारा, हम भी विद्यालय में टीचर रहे, ऐसे जिन्होंने एक दिन तो घट्टा नहीं लिया, लेकिन वे चमोले सुनाते रहे तो बच्चे उससे बहुत प्रभावित होते हैं। और एक आदमी जो सीरियस और बिल्कुल टेक्निकल हैंडेड होता है उसको पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर जो है जी वो सारा बदल दिया इन लोगों ने। तो इन्होंने सोचा दिखाया नवयुवकों को। हमारे भी जो बच्चे हैं, हमें भी उन्होंने वोट के लिए, ये नहीं है कि हमारी बात मान ले, बल्कि वे उनकी मानेंगे। आज देश के अंदर विकृति क्यों फैली? चारों तरफ शराब है, मेरे बेटे शराब पी रहे हैं। और शराब क्या चीज़ होती है? जो माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, वह क्या करेगी जीवन में। तो आज देश के अंदर ये स्थिति है। देश को कहाँ बना रहे हैं? जब भी तो आनंद स्वामी जी ने नेहरू जी से ये कहा था कि आपने क्या किया, कि मैंने बहुत फैक्ट्रियाँ लगाई। कह लगे तुमने कहीं कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कहीं समाज सुधार की, मानव निर्माण की फैक्ट्री लगाई है? तो जीरो हो गए थे नेहरू जी भी। तो कहने का जो मेरा पूरा तारतम्य और वो है, वो संसार में सर्वोच्च न्यायालय, लास्ट पॉइंट, संसार में सर्वोच्च न्यायालय के 10 फर्स्ट ग्रेड के जो जजेस थे,
वे पब्लिक के बीच में आ गए जैसे आप आ रहे हैं, और वे यूँ कहने लगे भाई इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी जान बचाओ। ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में। ये दैट इज, वैसे तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन टू मच, जस्ट यू हैव नो टाइम। मेरा नाम धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी ने एक लंबा आख्यान दिया, उसमें से कुछ चीज़ें फैक्चुअली दुरुस्त नहीं हैं, जैसे एनसीआरबी के डेटा का हवाला दिया, या जो 10 जजेस की बात कही वो 10 जज नहीं थे, और उनमें से फिर एक जज रंजन गोगोई सीजेआई भी बने थे। लेकिन जो उनके कंसर्न हैं उन पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। अब समय की थोड़ी सी कमी है, माफ़ी चाहूँगा प्रधान जी। ये आपने बावली गाँव की पंचायत सुनी, और गाँव के लोगों ने खुद ही बताया कि हम तो जी लोक दल के लोग हैं, है ना। चौधरी चरण सिंह का ये मजबूत गढ़ माना जाता है। आप सर मत कहिए, बहुत छोटा हूँ, बोलिए। नहीं, ये तो एक कर्टसी की बात है, हम आपको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? आप तो हमारे गेस्ट हैं, और आतिथ्य सत्कार ही होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि रेलवेज के नीचे की तरफ जो हमारे रास्ते आर पार होने वाले थे, जिसको अंडरपास कहते हैं, वो पानी से लबालब रहते हैं, वो चोरी और बदमाशों का अड्डा बन चुके हैं, और कितना किसान उससे परेशान, उसका लाभ कतई नहीं है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बनाना चाहिए। नहीं, बनाना नहीं था, कुछ भी कहे भाई। एक सेकंड जी, इतने लोगों को अगर इनको ये रखना था भाई इससे बहुत बड़ा नुकसान है, वहां पे एक एक आदमी की ड्यूटी लगा जाते जी, जैसे फाटक पे होती है, कितने लोगों को रोजगार मिलता। इसमें केवल चंद बदमाशों की जेब में वो पैसा चला गया और उससे नुकसान हुआ सब पर। करोड़ रुपए एक उसमें लगा, 1.25 करोड़ के, तो ब्याज में 2 आदमी रख ड्यूटी करते हैं वहां से। ये एक नई चीज पता चली इस पूरी बातचीत में, अंडरपास की जो समस्या है ना। तो इस पूरी बातचीत के बारे में लोक दल के इस गढ़ से जो बातचीत आपके सामने आई, और कुछ चौधरी चरण सिंह के रोचक किस्से भी आए, उनके बारे में। चौधरी चरण सिंह जी की बहन, सौभाग्य की बात है आप उस गांव के अंदर इन बात को कर रहे हैं इन लोगों से। वो हमारी पट्टी की, हमारे परिवार में कप्तान रघबीर सिंह जी थे, जिनसे उनकी बहन भी आई थी जी, जिनका नाम था रिसालो जी। हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे गांव में आए। अच्छा जी। ठीक जी। और वो यदा कदा आया करते थे। हमारी दादी थी पारो, हाँ। जिनका बेटा था रघबीर सिंह कप्तान साहब, उनसे छोटे थे मेजर दलेल सिंह, रेड फोर्ट के इंचार्ज रहे, उनसे छोटे ओम प्रकाश जी पट्टी देसू में। अच्छा, समझ में आ गई बात आपके? तो चौधरी चरण सिंह तो किसान की, वो कहते थे कि किसान का रास्ता जो खुशहाली का रास्ता। क्लोज कर लूं? और डेफिनेटली आगे है आपकी। अरे थैंक यू वेरी मच। तो बावली गांव की इस बातचीत को आपने सुना, और जोश से भरे हुए बुजुर्ग अपने तर्कों के साथ, अपने तेवर के साथ आपके सामने आए, और इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी लल्लन टॉप का ये कारवां चलता रहेगा, गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर जाकर आपके हिस्से की बात सुनने और समझने के लिए, ताकि हुक्मरान जो हैं, जो बैठे हुए हैं लखनऊ में, दिल्ली में, या वो नेता जो हुक्मरान बनने का ख्वाब पालते हैं, उन्हें ये पता तो रहे कि ज़मीन पर जो आदमी हैं उनका जिंदा बयान क्या है। शुक्रिया।